So, assalamu alaikum to everyone. This is Mohsin Azam Khan here again, and we are going to start off with financial reporting and analysis of level 2. देखो इसके अंदर आपके पास 6 टॉपिक्स हैं. If I compare this financial reporting and analysis topic with level 1, तो level 1 में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी. सिलेबस अमाउंट भी लेवल 1 का ज़्यादा था. वेरस हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट एडवांस में जाएंगे. सो आई पर्सनली फील दैट द एफआरए बर्डन इन लेवल 2 इज नॉट दैट मच जो लेवल 1 में होता था. 6 टॉपिक्स तो हैं, बट जो मेजर टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं. 4 टॉपिक एक नया ऐड किया गया था आपके करिकुलम के लिए, दैट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और बाकी जो है क्वालिटी और इंटीग्रेशन का टॉपिक है वो is very much similar to quality topic, integration topic of level 1 also. कुछ चीजें नहीं है, but your major focus should be on the first 3 topics, which is intercorporate investments, pensions and the multinational corporations. वो मेजर पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है जिसको आपने अच्छी तरह समझना है. लेट्स स्टार्ट विद इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स. इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स पहले तो मतलब समझ लेते हैं. ये इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि एक कॉर्पोरेट जो है वो दूसरी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस मोर, सो जो एक कॉर्पोरेट है, सो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सिंपल है. लेट सपोज एक कंपनी है, कॉर्पोरेट है जो किसी और कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स. किसी और कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है. सर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकती है ए कंपनी पी कंपनी में? भाई दो तरीके से कर सकती है. या तो ए कंपनी बी कंपनी के स्टॉक्स खरीद ले कुछ, दैट इज देयर शेयर्स, या उसके बॉन्ड बाय कर ले, दैट इज देयर डेट. हमारा फोकस ज्यादा होगा कि अगर उसके शेयर्स बाय करती है तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकती है. सो ए कंपनी बी कंपनी में 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है. वन इज सेड टू बी investment in financial investment in financial assets. जो मेरा तरीका भी आपको होता है कि या तो बी के शेयर्स बाय कर ले या तो बी की बॉन्ड्स बाय कर ले. फाइनेंशियल एसेट्स ही होते हैं ना, या तो बॉन्ड्स होंगे उसके या तो शेयर्स होंगे उसके. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैसिव इन्वेस्टमेंट्स. पैसिव, अगर वो उसके शेयर्स बाय कर रहा है तो हम उसको पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं. बट इस हिसाब से बाय करे ए बी के शेयर्स या बॉन्ड्स, इस हिसाब से बाय करे कि ए के पास ना कोई कंट्रोल आए ना कोई इन्फ्लुएंस आए. बस समझो छोटा सा एक स्टेक है बी के अंदर. ए कंपनी का छोटा सा स्टेक है बी के अंदर. सर कितना परसेंट शेयर्स? एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लेस देन 20%, अगर वो 20% या उससे कम शेयर्स बाय कर रहा है बी के, तो किस कैटेगरी में आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगी. वो कहलाएगी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स. क्या कहलाएगी वो? पैसिव इन्वेस्टमेंट्स. नाउ कनेक्टिंग विद योर लेवल 1, इन लेवल 1 वी डिड स्टडी दिस कि जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, वो रिपीट करेंगे फिर से. पर अभी मैं हल्का सा रिफ्रेशर दे देता हूँ कि पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की कैसे ट्रीटमेंट की जाती है. तो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट इट. याद होगा आपको, इफ आई रिपीट, आपको याद होगा कि हम 3 टाइप से याद करो करते थे रिकॉर्डिंग. एक हम करते थे, इफ यू कैन रिकॉल, वाज हेल्ड टू मैच्योरिटी, जिसको लेटली अब कहते हैं हम एमोटाइज कॉस्ट. क्या कहते हैं अब हम? एमोटाइज कॉस्ट. एक होता था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू हम रिकॉर्ड करें थ्रू PNL, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. और एक होता था, इफ यू कैन रिकॉल, अवेलेबल फॉर सेल. सो वन वाज अवेलेबल फॉर सेल. अवेलेबल फॉर सेल उसको हम कहते थे, आज की दुनिया में हम कहते हैं उसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI. ये जो टर्म्स हैं
ये आईएफआरएस में यूज होते हैं टर्म्स आज की दुनिया में, आज लेटली। और ये जो पुराने टर्म्स पढ़े आज भी ये गैप में यूज यही टर्म्स किए जाते हैं। सो ये ट्रीटमेंट होती है फर्स्ट की। हम इस ट्रीटमेंट की डिटेल्स में भी आगे जाएंगे। सर व्हाट अबाउट अगर 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए एक कंपनी ने बी में, उसके शेयर्स में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो फिर क्या होगा सर? अब अगर ये तो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ए क्या कर सकता है, दैट इज ग्रेटर देन 20%, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। उस कैटेगरी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन दैट केस जो कंपनी ए है बी में, वो 20 to 50% ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। 20 to 50% शेयर्स, 20 या उससे ज्यादा या 50 तक। अगर इतने परसेंट ऑफ शेयर्स बाय करी कंपनी बी के, तो हमारा मानना है कि इसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया ओवर द डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी बी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया ओवर द डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी बी। कैसे आ गया सर? भाई इतने सारे शेयर्स है तो वोटिंग राइट्स कितने हो गए? 20 to 50% उसके पास है वोटिंग राइट्स। तो वो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो कोई डिसीजन अगर कंपनी ले रही है आगे के लिए, कोई मेजोरिटी डिसीजन वोटिंग चाहिए होता, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। कंट्रोल नहीं है उसके पास, वो कंपनी को अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास इतने शेयर्स नहीं है, बट इतने हैं कि वो कंपनी को इन्फ्लुएंस जरूर कर सके। ऐसी चीज के लिए हम ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में ये भी पॉइंट दिमाग में रखें कि जरूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस उसी वक्त हो सकती कंपनी अगर इतने शेयर्स हों। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी लाइकली केसेस तो हमेशा ऐसे ही आएंगे आपके पास क्वेश्चन से, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ए के जो कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ शायद 15% हो, बट फिर भी उसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में उसके जो वॉइस है वो काफी इंफ्लुएंशियल है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफी इंफ्लुएंशियल है। तो इन दैट केस भी वो इन्वेस्टमेंट किस में आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में आ जाएगी। इवन दो 20% से कम उसकी क्या है, शेयर होल्डिंग है, बट क्योंकि इन्फ्लुएंस है उसका, तो तब भी वो कैटेगरी में किस में आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है 30%, बट फिर भी ड्यू टू सम कह लो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, ड्यू टू सम लेजिस्लेशन ऑफ द कंपनी, आपकी फिर भी कोई सेइंग नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो भाई 30% शेयर होल्डिंग तो रखते, लेकिन अगर कोई से ही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, अगेन कोई इन्फ्लुएंस आपका है ही नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो जीरो इन्फ्लुएंस। तो भले 30% भी शेयर्स क्यों ना बाय की हो, बिकॉज जीरो इन्फ्लुएंस है, तो वो इन्वेस्टमेंट यही वाली कहलाएगी नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। बहुत रेयरली ऐसा आएगा, बट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जजिंग करने का ठीक तरीका यही है कि 20 to 50% है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। सर क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? तो भाई एक कंडीशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन हो, एक है कि आपकी शायद इन्वॉल्वमेंट हो इन पॉलिसी मेकिंग, एक है मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हो, क्या पता आपकी कंपनी सब बहुत बड़ी सप्लायर हो उस कंपनी, तो आप अपने आप उसके क्या उसको इन्फ्लुएंस करने लग सकते हो। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, क्या बता आपकी कंपनी का स्टाफ यूज करता है वो कंपनी, आपकी कंपनी की पूरी मैनेजमेंट यूज करती है वो कंपनी, तो इसका मतलब भले मेरे पास शेयर 10% भी क्यों ना हो दूसरी कंपनी के, भाई क्योंकि मेरी मैनेजमेंट यूज कर रही है मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बन जाएगी। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, हो सकता है जो मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ मुझसे बाय करता है टेक्नोलॉजी, वो मेरी टेक्नोलॉजी रेंट पे लेता है, और क्योंकि मैं ओनर हूँ उस टेक्नोलॉजी का, भाई अगर मेरी टेक्नोलॉजी रेंट पे ले रहा है तो अगेन आई कैन इन्फ्लुएंस इट, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ बड़े आराम से। सो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट से बस ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि हमेशा इन्फ्लुएंस नंबर ऑफ शेयर से बने, शेयर्स कम भी हो तो इन चीजों से भी इन्फ्लुएंस क्रिएट
हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो आपके सवालों में आएंगे उसमें आपको शेयर से ही आइडेंटिफाई करने को ही बोलेगा, और जहां कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी वो आपको आइडिया दे देगा. सो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो. सर अब अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है सर, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए, सो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के लिए सर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है फाइनेंशियल एसेट्स का, विच इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. नहीं, वो मेथड यूज नहीं करेंगे. हम एक नया मेथड यूज करेंगे फॉर रिपोर्टिंग सच इन्वेस्टमेंट्स. फॉर रिपोर्टिंग सच इन्वेस्टमेंट्स हम मेथड यूज करेंगे इक्विटी मेथड. उसको पढ़ेंगे आगे हम क्या होता है इक्विटी मेथड. अब सवाल आता है सर व्हाट इफ, सर व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा. सर व्हाट इफ अगर इन्वेस्टमेंट 50% से ग्रेटर है. सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन. एक तरीके से आपने बिजनेस को एक्वायर कर लिया. दिस इज नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन. ये एक तरीके से ऐसा काम हो रहा है कि आपने एक तरीके से बिजनेस एक्वायर कर लिया, उस बिजनेस के साथ मर्ज कर लिया. आपके पास ग्रेटर देन 50% होल्डिंग है, ग्रेटर देन 50% होल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो. कंपनी को भाई आप 50% ज्यादा बड़े होल्डर्स हो, आपके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता. आपके बगैर तो कंपनी में कुछ भी नहीं हो सकता. आप बिजनेस को पूरा होल्ड करके चल रहे हो, बिजनेस को आप पूरा अपने साथ लेके चल रहे हो. तो इन दैट केस हम एक मेथड यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए विच इज कॉल्ड दी एक्विजिशन मेथड. वो भी हम आगे पढ़ेंगे एक्विजिशन मेथड. सो अब तक हम ये समझ गए कि आगे कितने मेथड्स पढ़ने हैं. एक तो वही लेवल 1 से जो रिपीट हो रहा है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड टू मैच्योरिटी. दूसरा मेथड नया मेथड आएगा इक्विटी मेथड. तीसरा भी एक नया मेथड आएगा एक्विजिशन मेथड. हम ये लेक्चर इन 3 मेथड्स के ऊपर है बस. दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट. हम पहला मेथड या पहली रिवीजन करते हैं लेवल 1 से अबाउट दी हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड held for trading. ठीक है, इसको try. So if I summarize this, in a summary we can say there are 3 types of ownership one person can have in other company या investment कर सकता है, that is less than 20%. तो वो कहलाएगी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स कैटेगरी, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हेंस ये मेथड अप्लाई होता है उस पे. नंबर 2 वाज अगर उसने 20 to 50% इन्वेस्टमेंट की, वो कहलाएगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट देयर आर सम एक्सेप्शंस कि अगर ये सब होते हुए उसके पास कोई बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन नहीं तब भी वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस निकलाएगी और तब भी पहली कैटेगरी में चला जाएगा. और इसके लिए क्या यूज होता है इक्विटी मेथड. थर्ड वाज अगर 50% से ग्रेटर है तो उसको बोलते हैं कंट्रोल हासिल हो गया उसका कंपनी के ऊपर, एंड एन एक्विजिशन मेथड वुड बी यूज. तो हमने एक समरी ये हमने समझ लिया इसके अंदर. लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस एंड लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस. ये क्वेश्चन का है 13.1. ट्राई दिस 13.1. पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस. So टॉल कंपनी owns 30% of the common equity of Short Incorporated. तो एक टॉल कंपनी है, वो शॉर्ट इनकॉर्पोरेटेड में इन्वेस्टमेंट की हुई कितनी परसेंट? 30% इन्वेस्टमेंट की हुई. अभी तो ये लग रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्योंकि ये 20 to 50% के दरमियान इन्वेस्टमेंट है. बट वी हैव टू सी दैट रेयर एक्सेप्शंस आल्सो. टॉल हैज बीन अनसक्सेसफुल in its attempt to obtain representation on Short's board of director. Even though 30% इन्वेस्टमेंट के बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टॉल कंपनी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है शॉर्ट कंपनी के अंदर. So that means even though he has an investment of 20 to 50% shares, but still he does not have a significant influence. तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा. दैट इज इट इज सिंपल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स. द आंसर शुड बी ए फॉर दिस, राइट. और सर अगर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, सिर्फ ये लिखा होता 30% इन्वेस्टमेंट, तो फिर एज्यूम करते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट है बिकॉज उसने कोई एक्सेप्शन हमें नहीं दी. सो इट इज इम्प्लाइड कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ठीक है, अगर वो हमें बता रहा है कि यार नहीं मिल पा रही उसको, तो फिर हमें उस पर सोचना पड़ता है. एंड हमने सोच के ए कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स अज्यूम हम पहली कैटेगरी पिक कर लेते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। अब इस कैटेगरी को हम समझते हैं। इसके अंदर आईएफआरएस 9 एप्लीकेबल होगा आईएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके करिकुलम में भी आईएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया और बताया है कि आईएफआरएस और गैप में जो ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर माइनर चेंजेस, कुछ नामों का फर्क है, अदरवाइज ट्रीटमेंट है इट इज वेरी सिमिलर इन बोथ केस। हम आईएफआरएस को ही एज अ बेस लाइन पिक करके चलेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हम पढ़ते हैं which is known as now called amortized cost। amortized cost सर पहले क्या कहलाती थी ये, और गैप में क्या कहलाती है अब भी ये? अब कहलाती है हेल्ड टू मेच्योरिटी। ये पहले आपने पढ़ा होगा, हेल्ड टू मेच्योरिटी, और गैप में आज भी ये हेल्ड टू मेच्योरिटी ही कहलाती है। एमोटाइज कॉस्ट क्या होती थी कि आप अपने एसेट को एमोटाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, and this is only applicable this category into debt securities। अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी कंपनी के, उस पे ही ये एप्लीकेबल है, स्टॉक्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स की कोई मेच्योरिटी होती नहीं, वेरियस एमोटाइज जो डेट है उसकी मेच्योरिटी होती, दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल ऑन दिस ओनली। इसके दो टेस्ट रखे हैं आईएफआरएस 9 में, इसके दो टेस्ट है। अगर वो टेस्ट फुलफिल हो रहे हैं तभी हम उस डेट सिक्योरिटी को कंसिडर कर सकते हैं इस कैटेगरी में। सर फर्स्ट टेस्ट क्या है? बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मॉडल टेस्ट? बिजनेस मॉडल टेस्ट ये कहता है कि आप सिक्योरिटी में जिसमें इन्वेस्टमेंट किया आपने डेट सिक्योरिटी में, उसको आप होल्ड इसलिए कर रहे हो टू कलेक्ट, टू ओनली कलेक्ट दी, टू ओनली कलेक्ट दी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, टू ओनली कलेक्ट दी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। जो कॉन्ट्रैक्ट में कैश फ्लोज आपसे सेट हुए हुए ना, उनको कलेक्ट करने के लिए आपने होल्ड की हुई सिक्योरिटी। सर वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या है? वो सेकंड टेस्ट है व्हिच इज कॉल्ड कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। कि वो सर वो कौन से हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज? तो वो दो सिर्फ हो सकते हैं, आइदर इंटरेस्ट which only includes interest and principal repayment, and principal repayment। तो याद आप सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हो और उसके साथ प्रिंसिपल ले रहे हो, तो वो चीज आप इस मॉडल पे पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे एक और कैश फ्लो अर्न करो, जैसे कि सर क्या आपने बॉन्ड को मेच्योरिटी से पहले सेल किया टू अर्न अ गेन, वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनेगा, तो मॉडल में नहीं आएगा, तो वो एमोटाइज कॉस्ट में भी नहीं आएगा, फिर उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो क्या कि दो टेस्ट पास हो रहे हैं तो हम एमोटाइज कॉस्ट में डेट सिक्योरिटी को कंसिडर कर सकते हैं। लेवल 1 से याद करते हैं, पिक करते हैं कि हाउ डू वी यूज टू कंप्यूट एमोटाइज कॉस्ट। सो एमोटाइज कॉस्ट सर कैसे कंप्यूट होती थी ये याद करते हैं। So amortized cost was equals to opening bond liability, जो भी ओपनिंग वैल्यू है आपकी बॉन्ड की, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू या ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी, उसमें हम ऐड करते थे, याद करते हैं इंटरेस्ट। क्योंकि आप इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इंटरेस्ट इनकम लिख रहा हूँ, नॉट इंटरेस्ट एक्सपेंस, बिकॉज यू इन्वेस्टिंग, यू नॉट इशुइंग बॉन्ड, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर परचेजिंग द बॉन्ड, राइट। और याद करें फिर माइनस करते थे हम इसमें से कूपन रिसीव्स लिख रहा हूं, बिकॉज आप इन्वेस्टर हो नॉट एन इशूअर। और हमारे पास एंड में क्लोजिंग बॉन्ड वैल्यू आ जाती थी, जिसको हम एमोटाइज्ड कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम एमोटाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। लेवल 1 से और रिफ्रेश कर लेते हैं कि कुछ चीजें समझ लेते हैं, याद करते हैं। इंटरेस्ट इनकम सर हम, या इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे कंप्यूट करते थे? हम कहते थे भाई ओपनिंग बॉन्ड वैल्यू ले लो, ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी वैल्यू ले लिया आपने, मल्टीप्लाई कर दो इसको मार्केट इंटरेस्ट रेट एट इशुअंस
या एट जब आपने इन्वेस्ट किया था, जब आपने इन्वेस्ट किया था उसके बाद अगर रेट चेंज हो रहा मार्केट रेट, उसको हम कंसिडर नहीं करते थे भाई, याद रखो, लेवल 1 से पढ़ा हुआ है। जिस वक्त आपने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में, जब परचेज किया उस वक्त जो मार्केट रेट है, या कह लो जब बॉन्ड इशू हुआ था, कंपनी ने इशू किया था, उस वक्त जो मार्केट रेट चल रहा था वो ही एप्लीकेबल रहता है थ्रू आउट। तो उसी को हम यूज करते हैं हमेशा रेट को, और इंटरेस्ट इनकम निकालते हैं। सर कूपन कैसे कंप्यूट होता था? बेबी बहुत आसान है, ये भी याद कर लेते हैं हम लोग। कूपन होता फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अमूमन हंड्रेड्स में होती है, या तो 1 मिलियन होगी, 1000 होगी, हंड्रेड्स में होती है, गिवन होगी, इससे भी ऊपर हो सकती है, तो गिवन होगी आपको। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, ये याद आ जाना चाहिए आपको। फेस वैल्यू कूपन रिसीव्स थ्रू आउट दी लाइफ सेम रहती थी। सर ये डिफरेंस जो इंटरेस्ट इनकम और कूपन में फर्क डिफरेंस आता था, वो या तो डिस्काउंट की वजह से आता था क्योंकि बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू है। सो इफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन कूपन पेमेंट्स, तो समझ जाए कि डिस्काउंट एमोटाइज हो रहा है। वो जो डिफरेंस है, वो डिस्काउंट जो आपको बॉन्ड इशू करते वक्त डिस्काउंट जो आपको बेयर करना पड़ा, वो एमोटाइज हो रहा है। एंड इफ इंटरेस्ट रेवेन्यू इज लेस देन कूपन पेमेंट्स, तो हम कहेंगे प्रीमियम एमोटाइज्ड हो रहा है। जो डिफरेंस है वो प्रीमियम एमोटाइज्ड हो रहा है साथ साथ। हाउएवर आप बस ये डायरेक्ट एमोटाइज कॉस्ट कभी निकालनी है, जो मैंने आपको लाइन सिखाई है उसको यूज करते हुए आप डायरेक्टली एमोटाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू अ सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल करते हैं और थोड़ी वर्किंग को और अच्छे से समझ लेते हैं। सो लेट्स ट्राई डूइंग एन एग्जांपल। सो लेट्स सी, अच्छा एक और चीज वेरी गुड, एक और चीज याद दिलवाया था लेवल 1 से। सर ये ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट होती थी? ये बड़ा आसान होता था। हम कहते हैं भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ bonds remaining cash flows at market rate of issuance। रेट हम एक ही यूज रखते थे, मार्केट रेट ऑफ इशुएंस। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू आती थी उसको हम एज एन ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी ट्रीट कर लेते, एज एन ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी ट्रीट। अगर प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं निकालनी पड़ेगी तो आपको डायरेक्टली प्राइस भी दे देगा। इसी को हम प्राइस भी कहते हैं बॉन्ड की। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस ऑफ बॉन्ड, जो कि डायरेक्टली ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी के लिए यूज हो सकती है। एग्जाम्पल करूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी, तो एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। देखो आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी ए ने कंपनी बी का एक बॉन्ड परचेज किया है। कितने का परचेज किया है? $900,000। तो ये प्राइस ऑफ बॉन्ड आ, और ये ही आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी बन जाएगी। फेस वैल्यू इसकी गिवन है आपको 1 मिलियन, ये फेस वैल्यू आ गई भाई। इसका मतलब बॉन्ड डिस्काउंट पे परचेज किया आपने, देखा जाए तो आपने डिस्काउंट पे परचेज किया बॉन्ड। फेस वैल्यू ज्यादा, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के वक्त पैसे कम देने पड़े, तो एट ए डिस्काउंट आपने परचेज किया है बॉन्ड, राइट। उस वक्त जब आपने परचेज किया बॉन्ड को, उस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा था, उस वक्त चल रहा था इंटरेस्ट रेट, लेट्स सपोज 10%। इंटरेस्ट रेट वाज 10%, और कूपन रेट जो ऑफर हुआ है आपको बॉन्ड पे वो हुआ है कूपन रेट दैट हैज बीन ऑफर्ड। तो उसको कंप्यूट कर लेता हूं जरा मैं। कूपन रेट एज्यूम कर लेते हैं 7.36%, और लाइफ, इवन दो इट डजंट मैटर लाइफ, लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 5 years। सो ये इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सर फर्स्ट 2 years की वर्किंग क्या होगी? मैं फर्स्ट 2 years की कर दूंगा वर्किंग। अगेन आई स्टार्ट ऑफ विद बिगनिंग लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट रेवेन्यू माइनस कूपन एंड इज इक्वल्स टू एमोटाइज्ड कॉस्ट, जो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। सो बिगनिंग बिगनिंग लाइबिलिटी की जगह में आई शुड यूज द वर्ड बिगनिंग एसेट, पार्डन मी। और वहां पे भी क्लियर कर लीजिएगा, मैंने क्लोजिंग लाइबिलिटी बाय मिस्टेक शो कर दी, बिकॉज हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कर दिया उसको, तो उसको आप एसेट कर दीजिएगा, ठीक है। सो बिगनिंग एसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900,000। इतने का परचेज किया, ये ओपनिंग वैल्यू होगी, प्लस इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना होगा?
beginning into interest, which is 10%, that is 9,000, माइनस कूपन कितना हो जाएगा, which is 1 million into 7.36, and which is equivalent to, ये आपके पास आ जाएगा 73620. So coupon is 73620. 73620, ये 90,000 है, pardon me, ये 90,000 आ गया. अब आप जो आपके पास यहाँ फिगर आएगा, दैट वुड बी योर क्लोजिंग अमाउंट ऑफ एसेट, और वो एसेट रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में. कितनी अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, ये जो इंटरेस्ट रेवेन्यू है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जिसमें इतना जो पोर्शन है 73620, ये क्या है, कूपन का पोर्शन है, और बाकी जो ये एक्सीड कर रही है वो किसका पोर्शन होगा, 90,000 माइनस 73620, आप करोगे डिफरेंस जो आएगा वो पोर्शन होगा डिस्काउंट की एमोटाइजेशन. दोनों कहाँ चली जाएगी, दोनों के दोनों आपके उसमें चली जाएगी, आपका इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी. सो दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी. अब दूसरी कैटेगरी इसी की दूसरे पार्ट में आते हैं, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस. फेयर वैल्यू थ्रू P&L, जिसको पहले कहा जाता था और आज भी यूएस गैप में कहा जाता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फेयर वैल्यू थ्रू P&L का मतलब होता था, लेवल 1 से रिफ्रेश कर लेते हैं, इट मेंट कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो. ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, यू डू बाइंग एंड सेलिंग. आप एक, जैसे कि स्टॉक हो गया, मैं बार बार खरीदता हूँ, शॉर्ट टर्म में बेच देता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ उसके ऊपर, उसकी जो फेयर वैल्यू चेंज हो रही है उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकूँ. सो मैं अगर एक चीज से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जिसका लेटेस्ट नाम है फेयर वैल्यू थ्रू P&L. ये दोनों के लिए क्लासिफाई हो सकता है, स्टॉक्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है एंड बॉन्ड्स के लिए भी या डेट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि हम बॉन्ड्स भी खरीदते और बेच सकते हैं. ठीक है. सो इसमें याद करते हैं क्या होता था कि जो भी कोई फेयर वैल्यू चेंज, लेट्स सपोज स्टॉक आपने एग्जांपल आपने बाय किया है, लेट्स सपोज यू बॉट अ स्टॉक फॉर $100 एक साल, और एक साल बाद उसकी वैल्यू होगी $120. उससे उस साल आपको डिविडेंड मिला है $10 का. अब सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो साल के एंड में आपकी बैलेंस शीट पे क्या वैल्यू शो होगी इन्वेस्टमेंट की, 120. इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट शो हो रहा होगा. 20 का गेन हुआ है, देखा जाए तो $20 का गेन हुआ है, तो $20 प्लस डिविडेंड ऑफ $10, ये दोनों चीजें कहाँ चली जाएंगी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो टोटल ये P&L में चला गया, गेन प्लस डिविडेंड ऑफ $10, दिस हैज गॉन इनटू द P&L. और अगर यही डेट होता तो डेट का भी एग्जांपल ले लेते हैं. लेट सपोज एग्जांपल डेट का ले लेते हैं. ओपनिंग बॉन्ड लाइबिलिटी लेट सपोज डेट की चल रही थी 90,000, इंटरेस्ट मार्केट रेट चल रहा था 10% या 12% कह लेते हैं चलें, और कूपन रेट चल रहा है 10%. अब एयर, ये एयर के स्टार्टिंग में था, एयर के एंड में बॉन्ड की जो वैल्यू है वो हो जाती है 95,000. अब गौर से समझना इस कॉन्सेप्ट को. बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 माइनस 95, गलत है. पहले बॉन्ड को आप इस डेट पे तो लेकर आओ, क्योंकि हमें पता है ना बॉन्ड तो एमोटाइज हो सकता है, मतलब कि बॉन्ड में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता है. जो बॉन्ड होता है उस पर तो इंटरेस्ट जो रेवेन्यू है वो ऐड अप हो रहा है ना, बॉन्ड की एसेट वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से. तो पहले बॉन्ड को एयर एंड वैल्यू पे ले आओ. कैसे सर, तो जब भी फेयर वैल्यू मैच करनी हो, आपने ये एयर एंड की फेयर वैल्यू है, अब मैं बॉन्ड को मैं एयर एंड पे लेकर आ रहा हूँ. कैसे लाते हैं, 90,000 ओपनिंग वैल्यू थी उसकी, प्लस कर दें इंटरेस्ट रेवेन्यू. इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना है भाई, 12%. सो 12% ऑफ 90,000
अब माइनस करते हैं इसमें कूपन पेमेंट। सर कूपन पेमेंट कितनी है? 10% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 10,000। और देख लें कि आपकी एंडिंग वैल्यू क्या बनती है। सो हमारी एंडिंग वैल्यू अगर हम कैलकुलेशंस पे जाएं तो आर एंडिंग वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.12 into 90,000 minus 10,000 plus 90,000. So 900 and so 90,800 90,800। तो देखा जाए तो सिर्फ जो डिस्काउंट और प्रीमियम का कॉम्पोनेंट है या तो वो ऐड होगा, अगर डिस्काउंट का कॉम्पोनेंट वो ऐड हो जाएगा और प्रीमियम का कॉम्पोनेंट होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं इस वैल्यू से। अब कितना गेन बन रहा है? मेरा गेन आ रहा है 4,200 का, 4,200 का गेन आ रहा है। सो नाउ क्या क्या हमारी क्या क्या रिपोर्टिंग होगी इसके लिए, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख ले बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट होगा। जो एयर एंड पे वैल्यू है डेट की विच इज 95,000। और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या रिपोर्ट हो जाएगा? इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना अर्न किया उसने 12% ऑफ 90,000 विच इज इक्वल्स टू 10,800। ये इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न किया उसने, प्लस गेन कितना अर्न किया उसने? 4,200, 4,200। ये दोनों टोटल चले जाएंगे आपके इनकम स्टेटमेंट पे अंडर दिस कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं हम लोग, विच वॉज अवेलेबल फॉर सेल, जिसको अब हम कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, जिसको हम पहले कहते हैं अवेलेबल फॉर सेल, और गैप में आज भी इसको हम अवेलेबल फॉर सेल कहते हैं, जो कि बहुत आसान है। मैं पिछली ही एग्जांपल से ही आपको समझा देता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल का डिफरेंस ये कि देखो आप एक एसेट पे ट्रेडिंग कर रहे थे, अब आपको लग रहा है उसमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। मिसाल बिटकॉइन था, आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, बिटकॉइन नहीं चले इसमें लेते, एक स्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कंपनी के स्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हो आप। अब आपका दिल भर गया उसकी ट्रेडिंग से, मतलब आपको लगता है आप इस पे ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, आपने इसको अवेलेबल फॉर सेल रख दिया। अब आप बेच, अब आपका आखिरी सेल है ये, अब आप बेच रहे हो, अब आप किसी और चीजों पे ट्रेडिंग करोगे, और शेयर्स पे ट्रेडिंग करोगे, तो वो अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में आ गया, वो पढ़ा हुआ है सेलिंग के लिए। ऑब्वियस ही बात है, बंदा क्यों छोड़ता है किसी चीज पे ट्रेडिंग? जब उसकी लिक्विडिटी खत्म होने लग जाए, जब बिकने में उसको इशू आए, तो जो अवेलेबल फॉर सेल चीज पड़ी ना, हमें नहीं पता कब सेल होगी, क्योंकि उसकी ऑब्वियस ही बात है, उसकी जो चार्म है, उसका जो अट्रैक्टिवनेस है, शायद खत्म हो चुका है। हेंस अवेलेबल फॉर सेल कहता है सारा काम वैसे होगा जैसे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग था, बट एनी गेन्स एंड लॉसेस विल बी चार्ज इन ओसीआई। कोई भी गेन्स एंड लॉसेस अकर हो रहे हैं तो वो ओसीआई में जाएंगे। फेयर वैल्यू के गेन्स एंड लॉसेस, फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस हैं वो ओसीआई में जाएंगे, बाकी चीजें वैसी ही होंगी। तो मैं पिछले एग्जांपल से ही आपको नरेट कर देता हूँ कि याद करें पिछले एग्जांपल में $20 का फेयर वैल्यू चेंज आया था, ये जाता इनकम स्टेटमेंट पे, सॉरी ये चला जाता ओसीआई पे। कहाँ चला जाता? ओसीआई। ये अवेलेबल फॉर सेल में ओसीआई में जाता अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन $10 का जो डिविडेंड आ रहा है वो तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ना, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। इसी तरीके से जो ये पे वैल्यू गेन आया था 4,200, ये ओसीआई में चला जाता अगर अवेलेबल फॉर सेल होता, और जो इंटरेस्ट रेवेन्यू था ये तो जाता ही इनकम स्टेटमेंट में, बिकॉज ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम है। सो अवेलेबल फॉर सेल और हेल्प फॉर ट्रेडिंग का बस ये स्लाइड्स आर डिफरेंस है, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब मैं चाहूंगा लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल फॉर दिस। एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। So I'm picking an example, a good example from your Schwezer notes. I want you to try this one. ये example try करो। So solving this question आपके लिए मैं solve कर रहा हूँ। Let's see कि आपने ऐसे ही किया नहीं किया। कह रहा है at the beginning of the year, Midland Corporation purchased a 9% bond. सर ये 9% क्या है? इसमें ये coupon rate है इसके अंदर, with a face value of 100,000 for 96,209। ये प्राइस गिवन है कितने का उसने बाय किया है, तो ये ओपनिंग एसिड वैल्यू हो जाएगी आपके लिए।
टू यील्ड 10%, जो रिटर्न कमाएगा उसमें से 10% कमाएगा। दिस इज द बेसिकली मार्केट रेट, जो रिटर्न मिलने वाला है जब उसने परचेज किया वो। Coupon rate was 9%. Coupon payments are made annually at year end. Suppose that the fair value of the bond at the end of year is 98,500. तो मैं ऐसी एक इजी करने के लिए मैं इसको चार्ट में बना देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ शुरू में बाय कितने का किया, 96,209 का बाय किया। पे वैल्यू एट द एंड कितनी गिवन है इसकी, 98,500 गिवन है, राइट। और इंटरेस्ट और कूपन हम देख लेंगे क्या बनता है। कह रहा डिटर्मिन द इम्पैक्ट ऑन मिडलैंड्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इफ द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज आइदर अमोर्टाइज्ड, पे वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस और पे वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो इसको भी हम कर लेते हैं। सो एमोटाइज कॉस्ट पे अगर ये होता है, बॉन्ड एमोटाइज कॉस्ट पे होता है, तो सर एमोटाइज कॉस्ट का तो बड़ा सिंपल तरीका है, बैलेंस शीट वैल्यू निकाल लेते हैं एट ईयर एंड। एमोटाइज कॉस्ट कैसे निकलती है, ओपनिंग वैल्यू 96209 प्लस interest revenue which will be 96209 multiplied by 10%, which is equivalent to be 9621 minus coupon payments, which is 9% of face value, 9% into 100,000, which is equivalent to 9,000। तो ये दोनों आप चीज माइनस कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट वैल्यू आ जाएगी एसेट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट वैल्यू आ जाएगी एसेट की, विच विल बी इक्वल टू, अगर हम कंप्यूट करते हैं इसको तो 621 का फर्क आ रहा है, दैट इज द एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट। 621 का आ रहा है 96209 प्लस 621, सो 96830 ये वैल्यू आप बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करोगे, ए एंड पे एमोटाइज कॉस्ट आ जाएगी एसेट की। इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में कितना चला जाएगा, वो जाएगा ये पूरा पोर्शन विच इज 9621, जिसके अंदर 9,000 तो आपकी कूपन जो रिसीव हो रही है आपको, और 621 जो डिस्काउंट एमोटाइज हो रहा है, बॉन्ड डिस्काउंट पे परचेज किया आपने, फेस वैल्यू से कम पे परचेज किया। सो ये कैलकुलेशन आ जाएगी अगर आप एमोटाइज कॉस्ट पे काम करते हो। अब सेकंड केस है पे वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप पे वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे काम करते हो अगर, तो सर क्या बात बनेगी, तो उस पर भी कर लेते हैं बात। तो अगेन देखो, सबसे पहले पे वैल्यू प्रॉफिट लॉस के लिए मुझे पहले इस बॉन्ड को ए एंड की वैल्यू पे लाना, ताकि लाइक विद लाइक मैं गेन और लॉस कंप्यूट कर सकूं। वो वैसे ही आएगा जैसे एमोटाइज कॉस्ट निकालते हैं, कैसे 96029 प्लस इंटरेस्ट रेवेन्यू माइनस कूपन, जो हमने निकाल भी लिया था, जो कि कितना बन रहा था, इट वाज कमिंग आउट टू बी 96830। तो यहाँ पे आ रहा था 96830। अब जो डिफरेंस है मैं लॉस या गेन कंप्यूट कर सकता हूं। सो 98,500 माइनस 96830, 1670 का गेन आ रहा है बिकॉज द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। सो अब क्या करूंगा मैं, बैलेंस शीट पे सर क्या वैल्यू शो होगी, पे वैल्यू 98,500 बैलेंस शीट पे रिपोर्ट हो जाएगी, और सर इंटरेस्ट रेवेन्यू जो कि कितना मैं कंप्यूट किया था 9621, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और एक और गेन 1670 का भी, ये भी इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये दोनों चीजें इनकम स्टेटमेंट में चली जाएंगी। और अगर थर्ड केस होता सर, अगर ये ओसीआई वाला केस होता तो सब कुछ सेम होता, सिर्फ फर्क आता ये जो गेन है ना, ये ओसीआई में जाता, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता। कहाँ जाता, ओसीआई में। 1670 गेन ओसीआई में जाता, बाकी सारी चीजें सेम रहती। आई होप आपने भी यही अचीव किया होगा। And slides, let's do a quick discussion about reclassification of IFRS under IFRS 9.
सो दो हिस्सों में उन्होंने तोड़ा इसको, वन इज इक्विटी सिक्योरिटीज एंड वन इज डेट सिक्योरिटीज। हमें इतना पता है कि इक्विटी सिक्योरिटीज में तो दो ही ऑप्शन यूज हो सकते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फिर इस डेट के अंदर एक और थर्ड ऑप्शन भी यूज हो सकता है विच इज एमोटाइज्ड कॉस्ट। तो इसके अंदर तीनों ऑप्शन हैं, फिर उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। सो इक्विटी में रिक्लासिफिकेशन इज नॉट परमिटेड। अगर इनमें से कोई एक पे एक दफा रिकॉर्ड हो गया है तो वो इरिवोकेबल है, उसमें से आप बाहर आकर दूसरी जगह नहीं जा सकते। बट इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटी, reclassification is permitted only if the business model changes। मिसाल पहले वो हो रहा था एमोटाइज कॉस्ट में कैटेगराइज था, क्यों? क्योंकि आपने सोचा होता उसको पूरी मेच्योरिटी तक रखोगे और सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट्स हासिल करोगे। बट अब आपका ध्यान हट गया, अब आप चाह रहे हो मैं इसको बेच दूंगा आगे जाके, तो ऑब्वियस ही बात है फिर आपको एक कैटेगरी से निकल के दूसरी कैटेगरी में जाना पड़ेगा। या आपको ध्यान हट गया, आप सोच रहे हो मैं इस पे ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ इस बॉन्ड पे, तो अगेन आपको फिर एमोटाइज कॉस्ट से हट के कहाँ पे जाना पड़ेगा, पे वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाना पड़ेगा। जिस दिन आप जा रहे हो पे वैल्यू थ्रू पीएनएल में एमोटाइज कॉस्ट से, तो उस दिन जो भी फेयर वैल्यू होगी ऑन दैट डेट वो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी उस दिन के लिए फॉर पे वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए। सो इस एट आर ट्रांसफर्ड एट पे वैल्यू ऑन द ट्रांसफर डेट। तो पे वैल्यू पर ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी चेंज आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। सो अगर उल्टा भी हो रहा है, अगर उल्टा हो रहा है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से आप एमोटाइज कॉस्ट पे जा रहे हो, तो जो फेयर वैल्यू उस डेट पे थी वो एज कैरिंग वैल्यू ऑनवर्ड्स यूज हो जाएगी एमोटाइज कॉस्ट के लिए। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इनकी इन डेप्थ कैलकुलेशन अनलाइकली की आती है, बट ये यू नीड टू रिमेंबर दिस कि कौन सी रिक्लासिफिकेशन है कौन सी नहीं। एंड लोन इम्पेमेंट अंडर आईएफआरएस 9 में एक फीचर आया था आईएफआरएस 9 में जिसमें लोन इम्पेमेंट में स्लाइटली एडजस्टमेंट की थी। देखो आप लोन्स देते हो किसी को तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इफ यू आर गिविंग लोन समवन टू समवन, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम के लिए। तो लेकिन डर होता है लोन इम्पेयर हो सकता है। इम्पेयर का मतलब कि आगे जाके वो बंदा लॉस कर जाए, लोन पूरा आपको पे ऑफ ना करे तो लोन इम्पेयर हो गया। तो पहले होता था जैसी जो एक्चुअल अमाउंट जो इनकर्ड लॉस हो रहा है लोन इम्पेयर से वही रिकॉर्ड होता था, लेकिन अब वो कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉडल आ गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, कि आप पहले से एक्सपेक्टेड जो भी लॉसेस लग रहे हैं आपको है वो अभी से आप रिकॉर्ड कर लो। भले परफॉर्मिंग लोन्स हो, परफॉर्मिंग लोन्स क्या होते हैं, वो लोन जो हमें टाइमली पेमेंट्स दे रहे हैं, और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वो होते हैं जिन्होंने पेमेंट्स देना बंद कर दिए। तो उन दोनों के आप परफॉर्मिंग लोन्स के 12 मंथ्स के हिसाब से एक्सपेक्ट कर लो कितने लॉन्स आएंगे, और नॉन परफॉर्मिंग तो लाइफ टाइम के हिसाब से एक्सपेक्टेशन कर लो कितने लॉसेस होंगे, और वो दोनों आज ही रिकॉर्ड कर लें। तो ये स्लाइड एडजस्टमेंट है जिसकी कोई रेलेवेंस ऊपर जो हमने पढ़ा उससे तो नहीं है सच, बट डेट सिक्योरिटी से है। जस्ट रिमेंबर दिस। ये ज्यादा अच्छा आप समझोगे जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा परफॉर्मिंग लोन्स क्या है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या है। बट अभी के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। पहले 1 to 3 कर लें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लें। सो फर्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 to 3। So solving the first question, Trade company acquired share in the equity of both company A and B. We have the following information from the public market about company A and B investment value at the time of purchase and at two subsequent dates। तो एक कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट की है ए कंपनी में और बी कंपनी, राइट। तो दोनों सिक्योरिटीज गिवन है। कितनी की इन्वेस्टमेंट की थी, एक में 950 की थी, एक में 250 की। एक साल बाद वो हो गया 850 का, एक साल बाद ये हो गया 180 का, और 2 साल बाद ये 900 का, ये 350। वन, Kirk company will report the initial value of its investment in financial assets as 1030 1200। सिंपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी शो करेगा, इन दोनों को आप एड अप कर दे 950
प्लस 200 250 को, सो दिस इक्वल्स टू 1200। सो आंसर इज पी। ये तो कोई भी मेथड हो, कुछ भी हो, हमें जानने की जरूरत भी नहीं मेथड क्या यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल वैल्यू हमेशा ही कॉस्ट शो होती है। 2 at t is equals to 1 at time 1, Kirk will carry the financial assets at cost। तो हम जरा एज्यूम करते हैं, क्या केक विल कैरी द फाइनेंशियल एसेट्स एट कॉस्ट। बी कह रहा है राइट डाउन द फाइनेंशियल एसेट्स टू 1030 एंड recognize an unrealized gain loss of 170। थर्ड कह रहा है राइट डाउन द फाइनेंशियल एसेट्स टू 1030 एंड recognize a realized loss of 170। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है सर? टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे फाइनेंशियल एसेट्स को कितने पे कैरी करेगा, कितने पे? तो इसको जरा सोचें। तो अगर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, देखो ए तो हो नहीं सकता, बिकॉज कोई भी अभी अक्सर सवाल ये आता है, सर ये किस पे रिकॉर्ड हो रहा है, हेल्ड टू मैच्योरिटी है या फिर ये ओसीआई क्या है? भाई कुछ भी होता तो फाइनेंशियल एसेट्स एट कॉस्ट तो कैरी हो ही नहीं सकता। तीनों केसेस में फाइनेंशियल एसेट्स कॉस्ट पे तो कैरी होती नहीं। एक में एमोटाइज कॉस्ट होती है, कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट का मतलब है कि जो इनिशियल कॉस्ट है उसी पे थ्रू आउट रहेगा पूरे 3 साल, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये क्या है, इक्विटी या डेट है? सर ये इक्विटी है। इक्विटी में तो एमोटाइज कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वहां पे दो चीजें चलती हैं बस भाई, क्या? फे वैल्यू थ्रू ओसीआई, फे वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो ए तो गलत हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं बी एंड सी में से क्या सही होगा। लिखा है राइट डाउन दी फाइनेंशियल एसेट्स टू 1030। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितने बन रहे हैं एसेट्स। 1030 बन रहे हैं, गुड। यहाँ पे थे एसेट्स 1200, तो कह रहा सही है 1030 पे राइट डाउन कर दो एंड recognize एन अनरियलाइज लॉस ऑफ 170। यस, क्योंकि लॉस हो रहा है 170 का, वो recognize हो जाएगा। recognize एन अनरियलाइज लॉस ऑफ 170। अभी हमें इसने ये थोड़ी ना बोला पीएनएल में रिकॉर्ड करो या ओसीआई में करो, इसने बस इतना बोला कि एक ये लॉस रिकग्नाइज होगा। तो ये आंसर सही है, बिल्कुल लॉस रिकग्नाइज होगा। सीवी पार्ट राइट ऑन द एसेट टू 1030 एंड रिकग्नाइज अ रियलाइज लॉस। रियलाइज और अनरियलाइज में फर्क कर ले भाई। देखो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ अभी बेचा थोड़ी ना है, तो जो लॉसेस होते हैं वो अनरियलाइज्ड है, कैश फॉर्म में कन्वर्ट हुई ना हुए। दैट्स व्हाई आंसर इज बी फॉर दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी भी गो थ्रू कर लेते हैं। सो फॉर सी, at t is equal to, Cake will report the carrying value of its financial asset as 1030, 1200 और 1250। थर्ड ऑप्शन 1250 है। तो बस सेकेंड ईयर के एंड में ऑब्वियस इक्विटी है तो फे वैल्यू पे रिकॉर्ड होना है, भले ओसीआई हो या पीएनएल हो, उसने रिकॉर्ड किस पे होना है? फे वैल्यू पे। दोनों को ऐड करते हैं तो बहुत आसान है, 1250 ही आंसर इसका इसका हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका 1250। जब ये हो जाए आपसे, then try 4 and 5। 4 and 5, I'm doing 4। Based on the information provided, which of the following statement is most accurate? Classifying the share as fair value through profit and loss would result in greater reported earnings volatility for Kirk। याद करें उसको लॉस हो रहा था, कितनी वैल्यू का लॉस हो रहा था उसको? 170 का लॉस हो रहा था। तो कह रहा अगर आप ये पे वैल्यू थ्रू पीएनएल में डालते हैं, अगर क्लासिफाई करते हैं इस इन्वेस्टमेंट को, तो ये कहाँ पे जाएगा भाई? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, राइट? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। हाँ या ना? मानते नहीं मानते? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा तो ये प्रॉफिट को कम कर देगा, और जब गेन्स होंगे तो प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो प्रॉफिट की वॉलेटिलिटी क्या हो रही है? क्रिएटर हो रही नहीं हो रही, प्रॉफिट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं मूव हो रहा। ए इसका आंसर ही दिख रहा है, लेकिन बी सी भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्लासिफाइंग द शेयर्स एज पे वैल्यू थ्रू ओसीआई वुड रिजल्ट इन अ 220 रियलाइज गेन। नहीं, गेन तो नहीं, लॉस ही हो रहा है। टाइम टी वन टू टाइम टी टू, ओके, टाइम टी वन से लेके टाइम टी टू में कह रहा है रियलाइज गेन हो रहा है। टाइम टी वन से लेके टाइम टी टू में रियलाइज गेन हो रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं हो रहा होगा। टाइम टी वन की फेयर वैल्यू लेना, टाइम टी टू की फेयर वैल्यू से माइनस कर लेना।
See, it is optimum for Kirk to classify its shares in company A and B as fair value through profit and loss, since it results in a net 50 gain recognized on the income statement at t is equals to 2. तो क्या नेट 50 गेन रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी चेक कर लेते टाइम 2 पे। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू टोटल आ रही थी 1030, यहाँ पे आ रही है फेयर वैल्यू टोटल 1250। तो 50 का तो नेट गेन नहीं हो रहा, गेन तो डायरेक्ट कितने का हो रहा है, 1250 माइनस 1030 कितना हो गया, 150, सॉरी आपका 220। तो 220 का नेट गेन हो रहा है, ये तो 220 का नेट गेन हो रहा है। तो दैट्स वाई गलत बता रहा है आपको, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। सर 220 का हो रहा है, तो बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग किया आपने सर, क्योंकि वो कह रहा है रियलाइज्ड गेन, ये रियलाइज्ड गेन नहीं है, ये अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज अभी बेचा थोड़ी ना स्टॉक्स को, तभी मैंने बी रिजेक्ट किया। 5 पढ़ रहा हूँ। Suppose for this question only the security A and B are both debt securities carried at amortized cost and purchased initially at par. At t is equal to 2, Cake will report the carrying value of these securities as, Cake किस पे रिपोर्ट करेगा इनकी कैरिंग वैल्यू, 1030, 1200, 1250। भाई एमोटाइज कॉस्ट पे अगर कह रहा है अज्यूम करो, तो भाई हमारे यहाँ इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं गिवन है, शुरू में 1200 का बाय किया था, थ्रू आउट इसी वैल्यू पे चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप यू गेट सम ऑफ दीज क्वेश्चंस।